नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश शादी आबादी में और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। देश में इस वक्त हर जगह पर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। लोकसभा चुनाव 2014 अपने आखिरी पड़ाव पर है और ऐसे में अगर बात की जाए 8वें चरण की, जो इस चरण में इस बार पति की विरासत बचाने के लिए कई पत्नियां चुनावी मैदान में हैं। घर से निकलकर अब वो राजनीति के अखाड़े में। हालांकि इसके पहले अगर देखें तो कई ऐसी महिला राजनेता भी हैं जो पहले भी चुनावों में दाव आजमा चुकी हैं, भले तो हमारे इस खास शो में आज हम चर्चा करेंगे आखिर ये महिलाएं क्या सिर्फ पत्नी धर्म निभाने के लिए मैदान में है या जनता से जुड़े मुद्दे इन्हें अपनी ओर खींचते हैं या फिर वो भी राजनीति के इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। और अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखा रहे हैं, नंबर्स पर फोन करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नंबर है 012025111063, 18001801501525। बहरहाल दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगी। इंदु जी इस वक्त हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं इंदु सिंह, और लखनऊ से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नाइश भी होंगी। इंदु जी, स्वागत है आपका। इंदु जी, पहला सवाल यही करना चाहती हूं कि एक तरह से अगर हम देखें 8वें चरण के चुनाव में कई ऐसी पत्नियां जो पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाती नजर आएंगी, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश पति मैदान में ना हो, इस बार चुनावी क्षेत्र में ना हो, उनकी पारंपरिक सीट रही हो, लेकिन दारोमदार पत्नियों पर किस तरह से देखती हैं राजनीति में इस तरह के कदमों को? तो राय नहीं कि हम पहले से कहीं अधिक पत्नियों की भागीदारी इस चुनाव के इस दौर में देख रहे हैं। लेकिन जहां तक ये प्रश्न है कि पत्नियां भागीदारी दे रही हैं, पत्नियों का साथ दे रही हैं, अपने आप में एक परिवार के परिप्रेक्ष्य में से देखा जाए तो कोई एक बहुत ऐसी अशोभनीय या बहुत विवादास्पद चीज नहीं है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे चुनाव है जहां पर पत्नियां मैदान में और पति नहीं, इसमें आपत्ति की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं जी। हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एक अपनी जिम्मेदारी तो उनकी है ही है, लेकिन वो कहें कि अपनी एक और पारी को, अपने पति की राजनीतिक विरासत को भी वो संभाल रही हैं। ऐसे में जो उनकी एक भूमिका हो जाती है वो कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि बेसिकली तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं इस चुनाव के दौरान कि कहीं पर ये एहसास बढ़ा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि महिलाएं पहले से ज्यादा सचेत हैं और महिलाओं के मुद्दे अपने आप में ज्यादा संवेदनशील हैं, और महिलाओं के माध्यम से प्रचार करना, अपने चुनाव प्रचार को एक महिलाओं की पहचान देने का एक प्रयास जरूर राजनेता लोग कर रहे हैं, ताकि महिलाओं में उनकी पैठ हो सके अपनी पत्नियों के माध्यम से, अपनी बेटियों के माध्यम से। इस प्रयास के पीछे ये तो मंशा दिखाई साफ देती है। नाइश जी, आपसे भी यही सवाल है कि कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है एक महिला के लिए, खास तौर पर अगर उसका पति राजनीति में है और उसके बाद आगे उस पर दारोमदार आ जाता है राजनीतिक भविष्य को तलाशने का, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का, कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, किस तरह की चुनौतियां होती हैं? जी, क्योंकि आप बहुत हद तक जो बात कर रही हैं वो पत्नी के संदर्भ में खाली कर रही हैं, तो इसलिए रियली ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पहले तो उसको घर की चार दीवारी में रखा जाता है और उसकी कोई उस तरह की अपब्रिंगिंग नहीं होती, उसकी उस तरह की कोई भी तालीम नहीं होती, और कभी सडनली ऐसा मौका आ जाता है। ये भी एक मौका परस्ती है कि आदमी को लगता है जब मैं नहीं कर पा रहा हूं या वो सीट आरक्षित हो गई है तो वो अपनी पत्नी को खड़ा करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि वो चाहता है कि औरत आगे आए। तो ऐसे में औरत के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कि राबड़ी देवी जब शुरू में आई थी तो उनकी बिल्कुल समझदारी नहीं थी, अभी तो इतने सालों में फिर भी काफी बड़ी है, तो औरत के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन समाज फिर ये सोचता है कि अरे औरतों को कुछ आता नहीं, लेकिन ये है कि जब उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं गया, अचानक उन्हें उस दंगल में ढकेल दिया गया, तो वो समझदारी कह सकते हैं अचानक से कर दिया गया। इसलिए उनके राबड़ी देवी का ही जिक्र किया, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि अचानक ही हमने ढकेल दिया। ये बात और बताइए मुझे इंदु जी कि एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा होता है, मुख्यमंत्री कैसे बनी?
अगर महिला आ रही है और भले ही राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आ रही हो, कितनी एक्सेप्टेंस होती है सामाजिक तौर पर? मैं समझती हूँ कि एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि महिलाओं के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास है। जो आबादी देश की अभी तक गुम थी, उसकी आवाज नहीं थी, उनके मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं थे समाज के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, और क्योंकि बहुत प्रयास सरकारी स्तर पर और अनेक विभागों के माध्यम से किया जा रहा है महिलाओं को सचेत करने के लिए कि वो अपनी राजनीतिक भूमिका को पहचाने, चुनाव में प्रक्रिया में अपना योगदान दें, तो महिलाओं के माध्यम से उस वर्ग तक पहुंचने का ये प्रयास जरूर बड़ी सोची समझी चाल है। बिल्कुल। नाइस जी, एक सवाल और आपसे यहाँ करना चाहती हूँ कि जब लोगों के बीच जाती है कोई भी पत्नी या फिर अपने पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, जब कोई राजनेता जो पहले से ही क्षेत्र में है, भले उसने विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, लोकसभा का चुनाव ना भी लड़ा हो, लेकिन राजनीतिक जानकारी उसे है, ऐसे में ये बताइए कि क्या लोगों के बीच जब वो जाती है तो मुद्दे आगे हो जाते हैं या फिर पति धर्म आगे हो जाता है? लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता, इसलिए सवाल आपसे कर रही हूँ। जी देखिए, इसमें अलग अलग चीजें आपको नजर आएंगी कि कई बार जो औरतें निकली हैं पति की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, पहली चीज ये है कि आपके पास कैसी विरासत है, अच्छी विरासत है, सेक्युलर विरासत है, या धर्म के में भेदभाव फैलाने वाली विरासत है। जो विरासत है औरतें उसी को लेके आगे बढ़ती हैं। तो अब दूसरा सवाल ये होता है कि जब वो जाती हैं क्षेत्र में, अपनी बात रखती हैं, तो अपनी बात वो कहना चाहती हैं और उनमें विकास होता है, वो बढ़ता है, लेकिन शुरुआती दौर में मैंने देखा है कि उनको एक्सेप्टेंस कम होती है। आप लोकल लेवल पे भी देखेंगे कि जब पंचायतों के चुनाव से लेके ऊपर लेकिन एक्सेप्टेंस कम क्यों होती है? ऐसा क्या कारण है देखेंगे तो इसलिए होती है कि जब औरत अपने बल पे अपनी राजनीतिक इच्छा से आती है तो उसका बिल्कुल पर्सपेक्टिव अलग होता है। जब वो पति या परिवार के दबाव में आती है बिल्कुल अलग होता है। तब वो वही चीज आगे ले जाती है जो उसके पति ने उसको कहा है। ये आप प्रधानी के इलेक्शन में देख सकती हैं, आप पंचायत में देख सकती हैं, आप विधानसभा में भी देख सकती हैं कि ये प्रभाव होता है। लेकिन जब औरत अपनी समझदारी से आगे बढ़ी है तो वो बहुत अच्छी लीडर बनती है और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रख पाती है। इंदु जी ये बताइए, इंदु जी एक बात ये बताइए, अगर हम ये कहें कि ऐसी महिला राजनेता का हम जिक्र करें जिनकी अपनी भी एक पहचान रही राजनीति में, और अगर वो पति के चुनावी क्षेत्र से मैदान में है तो पति की अपनी एक वहां पर पहचान रही है, ऐसे में कौन सी पहचान काम करती है फिर? देखिए, ये तो उस क्षेत्र पर ही निर्भर करेगा, उस क्षेत्र के मुद्दों पर निर्भर करेगा। डेफिनेटली अगर उसकी अपनी पहले से पहचान है, राजनीतिक पहचान है, और उसने कुछ अपना कुछ किया है ऐसा जो उसको क्रेडिट मिलता है जिस चीज का, तो पति को भी उसका बेनिफिट जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। उसकी पहचान का बेनिफिट पति को जाएगा। नाइस जी, क्या एक तरह से जो महिला जब खड़ी होती है राजनेता, जिसकी हम बात कर रहे हैं विरासत की, क्या अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो क्या सॉफ्ट कॉर्नर भी देखने को मिल जाता है? सॉफ्ट कॉर्नर कई बार होता है। मान लीजिए उसके पति ने बहुत अच्छी फील्ड बनाई है और उसको लगता है कि ये एक जरिया हो सकती है, या तो कई दफा होता भी है और कई बार नहीं भी। ये कोई बहुत निश्चित चीज नहीं होती है। जैसे मैं फिर वही कह रही हूँ कि लालू यादव जिस तरह भी बढ़ चढ़ के बोले हैं, जबकि चुनाव मैदान में कोई और है, तो उसका असर कहीं और है। लेकिन अगर कोई और पार्टी है, उसकी औरतें पॉलिटिक्स में पहले से हैं, किसी घर खानदान का भी जिक्र आप कर सकते हैं, तो उनकी सोच समझदारी का सवाल है। वैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े देशों में प्रधानमंत्री के पद पर महिलाएं नहीं पहुंची, पर हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, इन्होंने उसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इसने बाजी मारी है, औरतों को वो जगह दी है। मतलब ये है कि अगर औरतें दमखम के साथ आ रही हैं तो आदमी उनको एक्सेप्ट करता है, उनको वोट भी मिलते हैं। ये 4-5 मुल्क आप इसके बड़े उदाहरण देख सकती हैं।
बिल्कुल। इंदु जी, एक बात और समझना चाहेंगे कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि भले ही एक महिला राजनेता हो जिसका कि संसदीय क्षेत्र दूसरा रहा हो, लेकिन अचानक संसदीय क्षेत्र अगर बदलता है, पति के संसदीय क्षेत्र में वो आती है, भले ही वहां पर वो लोगों को कम जानती हो, कम वहां पर उसकी पहुंच रही हो, क्या इन सब चीजों को भी लोग दिमाग में रखते हैं? देखिए, मैं तो इस विचार की हूं कि अगर अपने आप में वो अपने आप में कद्दावर नेता है, उसने अपनी एक पहचान बनाई है, उसने बेसिक ग्राउंड लेवल पर काम किया है, वो जानी पहचानी एक राजनेता है, तो इस चीज का बहुत फर्क नहीं। लेकिन मुद्दे तो अलग हो जाते हैं ना। यहाँ तो अगर हम देखें तो हर एक क्षेत्र के मुद्दे अलग हो जाते हैं। हाँ। ऐसे में अगर एक संसदीय क्षेत्र जिसके दूसरे मुद्दे हैं, दूसरा संसदीय क्षेत्र जो अपने अलग मुद्दों के साथ सामने है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक दोहरी चुनौती हो जाती है? चुनौती दोहरी हो जाती है, लेकिन जो अपने आप में कुशल व्यक्तित्व वाली राजनेता है, तो मैं नहीं समझती कि उस चुनौती का सामना वो नहीं कर पाती। उसको वो उस फील्ड में काम कर चुकी है, अपनी पहचान बना चुकी है, और अल्टीमेटली मुद्दे तो देश के मिला जुला के वही मुद्दे हैं। संसदीय क्षेत्र कैसे भी हो, लेकिन प्रमुख मुद्दे तो वही हैं। एक बात और, लोगों के दिमाग में मैं नहीं समझती। ये भी तो यहाँ पर सवाल नाइश जी उठना लाजमी हो जाता है कि क्या अगर महिला आ रही है आगे, ठीक है, महिलाओं को एक जिम्मेदारी दी जा रही है, पत्नी के रूप में ही वो अपने पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अहम सवाल तो यही उठता है कि क्या इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, विरासत को आगे बढ़ाया जाता रहेगा? नहीं, देखिए, ये विरासत को जो औरतें बढ़ा रही हैं, हम उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। बढ़ाती रहिए, आपकी अपनी भी समझदारी बढ़ती। लेकिन यहीं पे हम फिर वो बात उठाते हैं कि विमेंस रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए, औरतें उसमें बिल्कुल हाशिए पे है पॉलिटिक्स में, तो औरतों को ज्यादा जगह मिले, इसकी लड़ाई तो हम सारे महिला नेता लड़ ही रहे हैं, और हर स्तर पे राजनीति की जरूरत है। और जब औरत उस आधार पे आएगी तो तादाद में भी ज्यादा होगी, समझदारी में भी ज्यादा होगी। तो ये सवाल अभी बना हुआ है, और इस दफा 2014 में भी हम लोग इस बात को उठाएंगे। तो सिर्फ वो पति की विरासत ना हो, उसका अपना दमखम भी हो, वो अपने बलबूते आएगी तो वो घर में भी जी। लेकिन अहम सवाल तो यही है कि ऐसे में असल चुनाव लड़ कौन रहा होता है? पत्नी जो चुनावी मैदान में है वो, या पति जो चुनावी मैदान में नहीं है वो? आधी आबादी में आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि 8वें चरण में जो चुनाव होना है उसमें कई ऐसी महिला राजनेता भी चुनावी मैदान में है, प्रत्याशी हैं जो पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिन पर एक जिम्मेदारी है और दारोमदार भी है। इसी विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान है, राजनीतिक विश्लेषक हैं देहरादून से इंदु सिंह, लखनऊ से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन है। नाइश जी, एक सवाल ये कि अगर इस तरह की परिस्थितियों में कोई महिला चुनाव लड़ती है तो लोगों के बीच क्या मैसेज जाता है? क्या वो चुनावी मैदान में है, या उसका पति चुनावी मैदान में ना होते हुए भी एक तरह से इनडायरेक्टली चुनावी मैदान में है? देखिए, जवाब तो आपको मालूम है। जो आप कह रही हैं, जो हालात हम लोग के सामने हैं, औरत को बहुत जगह नहीं मिली है। तो अगर ऐसे हालात हैं कि वो अपनी विरासत को संभाल रही है या उसके ऊपर एक दबाव है, तो यही मैसेज जाता है जो आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उसका शौहर जो है, जो उसका पति है, वही है, और वो एक तरह से ऑर्नामेंटल रोल है औरत का, कोई खास अहम भूमिका नहीं है। जो हमारे समाज में नजर आ रहा है वो ये हालात अभी यही है। लेकिन हम बहुत होपफुल हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं कि ये हालात बदलेंगे, औरतों को अपनी एक मुकम्मल जगह राजनीति में मिलेगी और वो अपनी सोच के साथ उसको आगे लेके जाएगी। जी, एक बात और इंदु जी, यही सवाल आपसे भी करना चाहती हूँ कि ऐसे में फिर विश्वास कितना कायम रह जाता है जो महिला प्रत्याशी मैदान में होती है उसको लेकर? विश्वास तो मैं समझती हूँ बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं पर ये बात हम सब स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है, उनकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है, और इसीलिए जो है बेशक वो आज अपने पति की विरासत संभाल रही हैं, और उनको आगे भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके पति और हमारे राजनेता इस बात से पूरी तरह जो है इस बात को जानते हैं, जानकार है कि महिलाओं तक पहुंचने के लिए आज बहुत जरूरी है। आज किसी भी घर की महिला, चाहे आप रूरल एरियाज में चले जाइए, सब अपनी आवाज रखती हैं बढ़ती हुई मात्रा में, और अब वो दिन लग गए जब पति या घर के बड़े के कहने के अनुसार महिलाएं अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करती थी।
वो अपनी इंडिपेंडेंट आवाज रखने लगी हैं। जैसा नईम जी ने कहा, हम बहुत होपफुल हैं, हम बहुत आशावादी हैं। समाज करवट बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, आगे आगे तस्वीर और बेहतर ही होगी। ये दिन भी नहीं रहेंगे जब महिलाओं को एक ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। डेफिनेटली हम आगे बेटर डेज की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइस जी, एक बात और बताइए कि अगर हम यहाँ पर एक इन स्थितियों को देखें तो ये एक बात और भी जहन में आ जाती है कि मानिए एक महिला है और उसको लाया भी क्या सिर्फ इसी सोच के तहत जाता है कि उसकी जो दावेदारी होगी, अगर पति दावेदारी नहीं कर पा रहा है तो महिला की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पति दावेदारी नहीं कर पा रहा है मतलब कि आरक्षित सीट है, ऐसा नहीं, अगर आरक्षित सीट नहीं भी है, मानिए कोई आरोप है, कोई केस चल रहा है जिसके चलते ही अगर वो चुनावी मैदान में नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं, तो फिर क्या ऐसे में जो महिला आती है सामने उसको लेकर जो बहुत अहम ये हो जाता है कि वो उसको इसीलिए लेकर आया जाता है पत्नी को कि ये समझते हुए कि मजबूत दावेदारी ये कर पाएगी और जो लोगों के बीच अपनी पकड़ है उसको कायम रख पाएगी। नहीं, देखिए हमारे सामने ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो लोग जेल में बंद हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जिन्होंने पत्नियों को सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाया है कि उनकी जगह बनी रहे और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी यही जानते हैं कि ये फला आदमी चुनाव में है, ये तो सिर्फ एक डमी कैंडिडेट के तौर पे है। तो अभी ये हालात नहीं बदले हैं जो हम देखते हैं कि जेलों में है, अपराधी हैं जिनके ऊपर मर्डर के केस हैं, बलात्कार के केस हैं, इससे बहुत भरा है। ये डमी कैंडिडेट वाली इमेज से कैसे बाहर निकलेंगे महिला? भारत सिर्फ एक डमी की तरह है जी। आप डमी कैंडिडेट वाली जो इमेज है जिसको नाइशा जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे कैसे बाहर निकलेगी एक महिला राजनेता? जहां पर वो एक डमी कैंडिडेट के रूप में काम कर रही हैं, तो देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर जगह डमी कैंडिडेट्स के रूप में नहीं है, कहीं पर अपनी व्यक्तित्व के दम पर भी है, लेकिन हाँ ऐसा कम है जहां पर डमी कैंडिडेट्स के रूप में आगे रही हैं। मैं नहीं समझती कि चुनाव में सफलता मिलेगी। नहीं, लेकिन इस इमेज से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे इस चीज को समझाया जाए और इस चीज को एक तरीके से रखा जाए कि नहीं, अगर है भी तो मैदान में तो डमी कैंडिडेट नहीं है, अपनी राजनीतिक सोच है, अपनी राजनीतिक इच्छा है और अपने मुद्दे हैं, कैसे इन सारी चीजों को डेवलप किया जाए? देखिए ये प्रिटेंस तो नहीं चलेगा। अगर वो डमी कैंडिडेट है तो ये बात साफ हो जाती है कि डमी कैंडिडेट है। और जहां तक इस सोच से बाहर निकलने की बात है, अपने दम पर खड़े होने की बात है, मुद्दों से स्वयं जुड़ने की बात है, तो उसमें कोई ओवरनाइट चेंजेस तो होंगे नहीं। जैसा मैंने कहा, हालात बदल रहे हैं, अभी समय करवट ले रहा है, आने वाले दिन डेफिनेटली ये तस्वीर बदलेगी, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है। जी बिल्कुल। और एक दर्शक हैं धीरज हरिद्वार से। धीरज, अपनी राय रखिए। राय ये है कि राजनीति में कोई भी महिला हो, वो किसी न किसी की पत्नी तो होती है और किसी की बहन भी होती है। इसलिए इसमें ये देखना जरूरी नहीं है कि उसका पति राजनीति में है या नहीं है, वो अपनी पत्नी अपने पति की विरासत संभाल रही है या क्या कर रही है। बहरहाल महिलाओं का राजनीति में कम आज का माहौल है, इसमें 50% से ज्यादा होना आवश्यक है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए किसी भी जरिए किसी भी माध्यम से महिलाएं कम से कम आगे तो आए। नाइश जी क्या कहेंगी इस पर कि चलिए एक दूसरे तरीके से कहते हैं कि अगर सीधा दरवाजा ना हो तो पीछे के दरवाजे से ही आ जाओ, तो कम से कम चलिए उसी दरवाजे से लोग आ रहे हैं बाहर। बिल्कुल, जो औरतें आ रही हैं विरासत लेके उनको भी आने दीजिए, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और बदलाव आपने मायावती में भी देखा है, बदलाव आपने राबड़ी देवी में भी देखा है। तो ऐसे तमाम औरतें हैं जो बदली है वक्त के साथ, तो हमें वो उनकी अपॉर्चुनिटी को तो खोना नहीं है। दूसरे औरतों को मौका मिले कि वो अपनी पति के दबाव है, अगर मैं नहीं चाहती कि मैं राजनीति में आऊं, मेरा पति दबावदार है तो मैं नहीं आऊं। मैं चाहती हूं कि मेरे परिवार में कोई भी नहीं राजनीति में है पर मैं करना चाहूं, तो ये मेरी इच्छा होगी। ये परिवार जब हमें जगह देगा, ये समाज जब हमें जगह देगा, खानदान हमें जगह देगा, तो हम अपनी सोच आगे बढ़ाएंगे। और उसी की जरूरत है कि सही राजनीति तभी होगी। अभी जो राजनीति है वो सिर्फ मर्दों को खुश करने वाली राजनीति है। डेमोक्रेसी का सही सेंस अभी हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। नाइश जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी, इंदु जी आप भी इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
यानी कि अगर पति की विरासत आगे बढ़ा रही है महिला राजनेता तो उनको उस जगह पे, उस मुद्दे पर और लोगों की समझ के साथ भी सरोकार रखना होगा। यहां रुकेंगे, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।